नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। इंडिया टुडे ग्रुप के फॉरवर्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान तक में आपका स्वागत है। लंबे समय के बाद आज देश को नए कृषि मंत्री के तौर पर शिवराज सिंह चौहान की ताजपोशी हुई है। मोदी कैबिनेट का हम देख रहे हैं कि मोदी सरकार 3.0 का कैबिनेट विस्तार हो गया है और लंबे समय के बाद कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय एक चेहरे को मिला है, एक हाथ को कमान कृषि व ग्रामीण विकास मंत्रालय की मिली है। अब कैसा क्या बदलाव होगा? क्योंकि अगर हम देखते हैं ब्यूरोक्रेसी में या मंत्रालय स्तर पर अंतर मंत्रालय जो प्रेशर होता है या तमाम तरह की जो गतिविधियां होती हैं, उसमें बेशक कृषि व किसान मंत्रालय की कृषि व ग्रामीण विकास मंत्रालय की भूमिका अहम होती है, लेकिन अभी तक हमने देखा है कि ये दोनों मंत्रालय अलग-अलग मंत्रियों के पास होते हैं। अगर हम ये तस्वीर निकालते हैं दोनों मंत्रालयों के बजट की, कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय का बजट अगर मिक्स हो जाता है, तो ये मोदी पोर्टफोलियो के बजट के हिसाब से मोदी सरकार का बजट के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा मंत्रालय निकलता है, दोनों कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय का बजट। अब सवाल यही है कि आखिरकार कृषि व ग्रामीण विकास मंत्रालय की कमान अगर एक चेहरे के पास होगी, एक मंत्री के पास होगी, तो इससे क्या बदलाव आएगा? क्या ये गाँव और किसान, खास तौर पर गाँव खेत किसान के लिए बदलाव यानी कि अच्छा बदलाव है या इसमें कई चुनौतियाँ हैं? कैसे तालमेल बैठेगा? क्या फ़ायदे होंगे? क्या चुनौतियाँ हैं? इस विषय पर आज हम बात करेंगे। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ विशेष मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ अविनाश चंद्रा जी हैं, सार्वजनिक नीतियों के जानकार हैं, अरुण त्रिपाठी जी हैं, कृषि अर्थशास्त्री हैं, रामपाल जाट हैं, वरिष्ठ किसान नेता हैं, डॉक्टर सी.एस. प्राण हैं, गाँव व पंचायती राज विशेषज्ञ और सीनियर एग्रीकल्चर जर्नलिस्ट नीतियों के जर्नलिस्ट रहे निर्मल यादव जी हैं। सर, मैं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ किसान तक के इस मंच पर। मैं सबसे पहले इस मामले में रामपाल जाट जी से प्रतिक्रिया लेना चाहूँगा। सर, आप कैसे देखते हैं देश में अ, गाँव खेत किसान की कमान एक मंत्री को दी गई है? ये प्रयोग या ये बदलाव सुखद है या इसमें कई चुनौतियाँ हैं, कहीं न कहीं जटिलता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? मनोज जी, ये जो वितरण हुआ है मंत्रालयों के साथ, तो सही व्यक्ति को सही काम के लिए चयन करना, ये कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय दोनों को जोड़कर ये जो दायित्व दिया गया है शिवराज सिंह चौहान साहब के हाथ में, मैं सोचता हूँ इससे लोगों को आशा की किरण दिखाई दी है। देश में 2010-11 से लेकर अब तक जितने मुख्यमंत्री रहे, उनमें से यदि किसान हितों की दृष्टि से, किसान हितों के अनुकूल कोई प्रथम स्थान पर रहा, तो उसका नाम शिवराज सिंह चौहान है। उनके कारण से पूरे देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद का नया मॉडल, ई उपार्जन पद्धति, उसने सफलता प्राप्त की। मध्य प्रदेश में गेहूं खरीद में पंजाब अग्रणी होता था। इनके उन नीतियों के कारण से पंजाब से आगे रहा मध्य प्रदेश। इतना ही नहीं, तो जो विकास दर है उसमें भी मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर आया राज्यों में। और उसके साथ ही कृषि कर्मण अवार्ड ये निरंतर मध्य प्रदेश को मिले, उत्पादन बढ़ाने के लिए, उत्पादकता बढ़ाने के लिए। ऐसे जितने नए प्रयोग किए कृषि क्षेत्र में, हिम्मत के साथ, साहस के साथ, यदि उसका श्रेय दिया जाए किसी एक व्यक्ति को, उसका नाम शिवराज सिंह चौहान है। इसलिए मुझे लगा सही समय पर सही काम के लिए सही व्यक्ति का चयन किया गया है। दूसरा, एक मैं बोलना चाहूंगा तुलसी बाबा का निष्कर्ष, होई को वस्तु सुवस्तु जग, पाई कुजोग सुजोग। अच्छा योग पाकर अच्छा व्यक्ति मिल जाए
तो कभी कभी जो कुवस्तु होती है वो भी सुवस्तु हो जाती है। ये करके दिखाया है शिवराज सिंह चौहान ने। इसलिए हम तो आशा करेंगे कि ये जो पिछला ट्रेंड चल रहा था किसान आंदोलन के समय सब तक का, उसमें एक नया मोड़ आएगा। बस एक आवश्यकता जरूर रहेगी, उस समय भी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय कृषि पर भारी रहा, और भारी रहने के कारण उसके जो मंत्री थे श्रीमान पीयूष गोयल, उन्होंने कृषि क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ने दिया। उन्हें कृषि क्षेत्र को पूरक माना उद्योग और वाणिज्य जगत का। ये गलत नीति थी। ये नीति यदि परिवर्तित हो जाती है तो देश में समृद्ध भारत, इसकी कल्पना साकार हो जाएगी। क्योंकि कृषि प्रधान देश में समृद्धि का एकमात्र आधार होता है कृषि क्षेत्र। इस देश के विकास का रास्ता, इस देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलियान की पगडंडी में होकर जाता है। उस योग और यदि हम चल पड़े तो इससे बढ़िया बात क्या होगी। तो अभी आगे क्या होगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन आशा की किरण के रूप में से देखा जा सकता है। जी, महत्वपूर्ण बात सर। लौटूंगा आपके पास। मैं डॉक्टर अरुण त्रिपाठी जी के पास जाना चाहूंगा। सर, जब देश को ग्लोबली तीसरी अर्थव्यवस्था, तीसरी दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाए जाने की कवायद हो रही हो, सपने देखे जा रहे हो और कोशिशें जारी हो, उस बीच देश में कृषि व ग्रामीण विकास मंत्रालय को एक मंत्री के हाथ, ये प्रयोग आप कैसे देखते हैं? क्या इससे, जैसा कि कहा जाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती तभी मिलेगी जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती आएगी, तो ऐसे में ये समझा जा सकता है कि कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय अगर एक हाथ में अगर कमान रहेगी, सामंजस्य अगर ठीक रहेगा, तो क्या भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी? इससे आप कैसे देखते हैं इस प्रयोग को? बेशक कृषि और ग्रामीण विकास, कृषि और ग्राम गांव, ये सब परस्पर पूरक है। एक के बिना दूसरे की कल्पना ही नहीं की जा सकती। मैं ऐसा मानता हूं कि कृषि, कृषक, ग्राम, ग्रामीण और अर्थव्यवस्था, अभी जाट साहब ने बहुत सुंदर बात कही कि भारत ऐसा देश है कि यहाँ की तरक्की का जो रास्ता है वो खेत खलिहान से होकर जाता है। और जो भी कृषि मंत्रालय और जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है, ये इतना बहुत ही बढ़िया कदम है देश के और किसानों की समृद्धि के लिए। भारत सरकार ने वैसे भी किसानों की आमदनी दोगुनी करना, किसानों की समृद्धि इनकी प्राथमिकताओं में रहा है, प्राथमिकताओं में है। इस प्रयास में आज जितना भी उत्पादन में हम लोग बहुत आगे आ गए। आज जो अनुमान आया है अभी 2023 में 23-24 का, वो ये आ रहा है कि हमें 320 मिलियन टन से ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन हमने किया। दलहन और तिलहन के उत्पादन में हम पीछे हैं, जिसमें हमें विशेष प्रयास करने की जरूरत है। भारत सरकार उसमें मॉडल ऑयल सीड विलेज और अनेक प्रयास, क्लस्टर, फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशंस, दलहन उत्पादन और तिलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं कि किसानों के बीच उन्नत तकनीकी कैसे पहुंचे, कैसे प्रदर्शन हो। सारा कार्यक्रम, सारा कुछ गांव में और किसान के खेत में ही हो रहा है, वहीं संभव है। आवश्यकता इस बात की है कि जो ग्रामीण विकास के अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं, उनमें और उन कार्यक्रमों के माध्यम से कृषि का विकास कैसे हो, ये दोनों मंत्रालय, दोनों विभाग यदि एक मंत्री जी के पास रहते हैं तो बेहतरीन समन्वय होगा। उनको दोनों चीजों की प्राथमिकताएं मालूम होंगी और इससे जो शासन की मंशा है, जो हमारे किसानों की, देश की तरक्की है, उसमें एक बड़ी मदद मिलेगी। ऐसा करने से टॉप लेवल में जब समन्वय होगा, एक ही मिनिस्टर होंगे, तो निश्चित रूप से फाइनेंशियल हो चाहे नीतिगत जो भी निर्णय होंगे दोनों के। उदाहरण के लिए मैं कह रहा था कि जो अनाज है, दलहन है, तिलहन है, नकदी फसलें, जितना भी किसान के खेत में उत्पादन होता है, या जो कृषि आधारित अन्य उद्यम है, चाहे वो मधुमक्खी पालन हो, चाहे वो लाख की खेती हो, चाहे शहद उत्पादन हो, चाहे उसमें इस तरह मसालों की खेती हो, इस तरह की जो अनेक उद्यम है जो कृषि आधारित है, खेती किसानी, किसान के खेत से जुड़े हुए हैं। इसी तरीके से जो डेयरी है, बकरी पालन है, मुर्गी पालन है, बटेर पालन है, सुअर पालन है, ये सारे ऐसे कंपोनेंट हैं, ऐसे छोटे छोटे उद्यम हैं
जो भारत के ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किसानों की जो समग्र रूप से जीविकोपार्जन किसान करता है, जो आमदनी किसान की होती है, वो घर की छोटी बाड़ी होती है जिसमें सब्जी उत्पादन भी होता है, कुछ फलदार पौधे भी होते हैं, बकरी भी होती है, मुर्गी भी होती है, कहीं सुअर भी होता है, मछली पालन भी करते हैं। सारे उद्यमों का जो एक समन्वय है दोनों कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय में, चाहे वो आर्थिक हो, नीतिगत हो, सब में ये बहुत ही लाभकारी होगा, बहुत ही मददगार होगा देश के विकास में। जी सर, लौटेंगे आपके पास में। डॉक्टर CS प्राण सर के पास जाऊंगा, गांव व पंचायती राज एक्सपर्ट है। सर, आप कैसे देखते हैं, क्या चुनौतियां हैं, क्या कृषि व ग्रामीण विकास मंत्रालय को एक साथ रख दिया गया लेकिन पंचायती राज मंत्रालय दूसरे मंत्री के पास है? आप कैसे देखते हैं ये प्रयोग कृषि व ग्रामीण विकास मंत्रालय को का एक साथ रखने का? क्या भारतीय अर्थव्यवस्था की गाड़ी को ये दौड़ाएगा? क्या ग्रामीण परिवेश में जो ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था है दूर रखने से क्या उसमें कुछ आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं खामी रह गई है? कैसे देखते हैं इस प्रयोग को आप? बहुत सही सवाल आपने उठाया है मनोज जी। वास्तव में अगर हम तीनों को जोड़ करके देखें, ये तो बहुत अच्छी बात है कि इसके पहले का जो स्थिति होती थी, ग्रामीण विकास और पंचायती राज एक साथ होता था, कृषि अलग होता था। अभी क्या हुआ है, अभी ग्रामीण विकास और कृषि को एक साथ किया गया है, पंचायती राज को उससे अलग कर दिया गया है। वास्तव में ज्यादा बेहतर होता कि ये तीनों मंत्रालय एक साथ होते, क्योंकि बड़ा तार्किक है ये जो अभी आपने जिस सवाल को उठाया। अगर उसे हम गंभीरता से ग्रास रूट लेवल पर उसको ठीक से देखें तो बहुत तार्किक आधार बनता है। क्योंकि देखिए, ग्रामीण विकास लक्ष्य है, गांव का विकास हो, गांव में समृद्धि आए, गांव खुशहाल हो, ये अभीष्ट है, ये लक्ष्य है। और इसका जो माध्यम है पहले भी रहा है, कृषि ही पूरी अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है इस देश की। और कृषि के साथ ही उद्योग भी विकसित हुए, जिन्हें ग्रामोद्योग कह लीजिए, या जो हैंडीक्राफ्ट विकसित हुआ, जिसके बल पर भारत कभी दुनिया का सबसे संपन्न देश हुआ करता था। और दुनिया की सारी सुनते, हम सबको पता है, जब प्राइम मिनिस्टर साहब शुरुआती दौर में 2014 के बाद 2015 या 16 में जब चाइना गए थे, तो चाइना के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री का एक ज्वाइंट स्टेटमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया था, वक्तव्य आया था, संयुक्त वक्तव्य आया था कि दुनिया के इतिहास के 2000 वर्ष ऐसे हैं जब दुनिया की पूरी संपदा का, या जिसको आप कहिए, जो भी जिस रूप में कहिए, उसका लगभग 59% जो था वो भारत और चाइना का था। और उसमें भी भारतवर्ष का हिस्सा 30% से ज्यादा था। तो स्वाभाविक था, वो करीब 35% होता था भारत का हिस्सा। तो एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था थी भारत की, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। और तब तो कृषि ही हमारा आधार था, कृषि और हैंडीक्राफ्ट ही थे। और बाकी वही हैंडीक्राफ्ट तमाम सिर्फ कृषि के अंतर्गत ही नहीं, दूसरे चीजों के लिए भी वो गुणकारी हुआ करते थे और वो होता था। लेकिन इसके साथ एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि ये संभव कैसे हुआ था। ये संभव तब हुआ था जब गांव जीवन की व्यवस्था गांव के हाथ में थी। कोई राजा गांव की व्यवस्था नहीं देखता था, गांव अपने बारे में खुद निर्णय लेता था। गांव की खेती कैसे चलेगी, गांव के अपने लोगों का रोजगार कैसे गांव में नए तरह से सृजित होगा, और गांव की कुशलताएं कैसे, कौशल कैसे आगे बढ़ेगा, ये सब गांव और उस गांव का जो समुच्चय होता था, समुदाय होता था, वो अपने आप तय करता था। और इसी को हम कहते हैं तब गांव की एक सामाजिक व्यवस्था थी। आज उसी व्यवस्था का एक नया रूप स्वतंत्र भारत में एक संवैधानिक व्यवस्था बनने के बाद पंचायती राज के माध्यम से आई है। और पंचायतें तब भी होती थी, लेकिन व्यवस्था के रूप में गांव के आपस के झगड़े निपटाने की बातें बड़ी तब महत्वपूर्ण होती थी। और सारा का सारा विकास का जो प्रयोजन था वो सामुदायिक समाज था, तो समुदाय आधारित था। सब परस्पर एक दूसरे के साथ, खेती भी पूरी की पूरी पारस्परिक होती थी, एक दूसरे पर परस्परावलंबन थी। कहते हैं कि भारत का जो समुदाय था, सामुदायिक समाज था, वो परस्परावलंबी था। हम सब एक दूसरे पर अवलंबित थे, यही सबसे बड़ी ताकत थी भारत की। और यही हमारी संस्कृति की भी विशेषता थी, हमारी कल्चर की भी यही विशेषता थी। और उसी के तहत इस पंचायती राज की बात सबने की।
सबने पंचायती राज की बात की, पूरे देश में जो बातें हुई, पूरी दुनिया गांधी से लेकर के और आज तक पंचायतों को इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। अगर पंचायत भी इसके साथ जोड़ दी जाती तो वही मैं कह रहा था, ग्रामीण विकास हमारा अभीष्ट है, कृषि जो है हमारा आधार है, उसी के आधार पर सारी कार्यक्रम और सारे आयोजन और सारे उपाय, सारे उद्यम तय किए जाने हैं विकास के गांव के, वो हमारा सबसे बड़ा माध्यम बनता है। पंचायती राज वो व्यवस्था का, क्योंकि कोई भी काम बिना व्यवस्था के नहीं, एक छोटा सा घर चलाना होता है मान लीजिए अपना, तभी एक व्यवस्था बनानी जाती है, एक सिस्टम बनाया जाता है। गांव चलाने के लिए भी एक व्यवस्था की आवश्यकता है जो हमें संविधान ने दे दिया है पंचायती राज के माध्यम से, जिसे सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में भारत की हम राज्य व्यवस्था की तीसरी सरकार है वो आज की तारीख में 73वें संविधान संशोधन के बाद। और इसीलिए वे दूसरा, पंचायतों के जो 29 सब्जेक्ट हैं उसको आप उठा करके देखिए, कृषि से शुरू होता है, जो उसको दायित्व दिया गया है वो कृषि से शुरू होता है। कृषि है, भूमि है, सिंचाई है, वहां के और दूसरे है, ग्रामोद्योग है या स्किल डेवलपमेंट है, ये सारे काम पंचायतों के साथ जुड़े हुए हैं, 29 सब्जेक्ट का हिस्सा है। तो वो जिम्मेदारी ऑलरेडी संविधान ने गांव के विकास में पंचायतों को सौंप दिया है। ये अलग बात है कि पंचायतें अभी उस रूप में काम नहीं कर पा रही हैं, उसके बहुत सारे कारण हैं, उसमें अभी मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन अगर ये व्यवस्था तीनों एक साथ जुड़ते और तीनों का एक बेहतर समन्वय बनता, और शिवराज जी जैसे व्यक्ति के पास और बहुत कुशल प्रशासक भी हैं, कुशल राज, मुझे याद है कि जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने पंच परमेश्वर कार्ययोजना की शुरुआत की थी, बाकायदा पंचायतों को लेकर गांव के विकास के लिए एक बेहतर योजना कैसे बन सकती है, ये उन्होंने बहुत अच्छे प्रयोग किए थे अपने मुख्यमंत्री काल में। इसके पहले जब वो थे, ये जो सब था इसके पहले जब वो थे, तब उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से किया था, बड़े कुशलता है उनमें, बहुत ही नेतृत्व की एक बहुत बेहतर क्षमता है। तो अगर ये तीनों मंत्रालय उनके साथ होते जैसा आप कह रहे हैं, तो अपने आप में एक समग्रता बनती, व्यवस्था भी होती, अर्थात गवर्नेंस भी हमारे पास होता, और उस गवर्नेंस के माध्यम से हम कृषि को भी बेहतर बना सकते, उसकी उपादेयता को आगे बढ़ा सकते और ग्रामीण विकास को जो अभीष्ट है सही दिशा में ले जा सकते थे। शायद लौटेंगे आपके पास, महत्वपूर्ण बात की। अविनाश जी के पास जाऊंगा। अविनाश जी, आप कैसे देखते हैं जो लंबे समय से कृषि को मनरेगा से जोड़ने की बात हो रही है, यानी कि गांव में कृषि में मजदूर संकट गहराया हुआ। चुनाव में हमने देखा कि गांव के लोग इस वजह से परेशान हैं कि खेती में मजदूर संकट गहरा गया। कृषि व ग्रामीण विकास मंत्रालय अगर एक साथ आएंगे, एक मंत्री के हाथ में कमान होगी, तो क्या मनरेगा को कृषि से जोड़ने की जो मांग होती रही है, गांव में मजदूर संकट का समाधान आप देखते हैं? नमस्कार मनोज जी, आपका प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत गंभीर भी है, और लेकिन इस गंभीर प्रश्न का जवाब मैं थोड़ा हल्के फुल्के ढंग से देने की कोशिश करूंगा। मैं एक बड़ा ही, जो हम अक्सर पॉलिसी के क्षेत्र में हम थोड़े मजाक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, एक वाकये को वो मैं सुनाना चाहता हूँ। एक बार एक जो राजा थे वो अपने राज्य में भ्रमण कर रहे थे और देखना चाहते थे कि उनकी जो योजनाएं हैं जो अपने नागरिकों के लिए, वो किस तरीके से कारगर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, उसका जायजा लेने के लिए वो भ्रमण पे गए। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति गड्ढा खोद रहा है, दूसरा व्यक्ति उसमें पानी डाल रहा है और तीसरा व्यक्ति उस गड्ढे को वापस भर दे रहा है, और ऐसा ही वो काफी देर से कर रहे हैं। तो राजा उनके पास गए और उन्होंने उससे पूछा, उन लोगों को बुला के, कि भाई आप लोग ये क्या कर रहे हैं? तो उन लोगों ने बताया कि देखिए, हम राजा के कर्मचारी हैं, आप हमारे काम में डिस्टर्ब मत कीजिए, हमें व्यवधान मत डालिए, हमें जो काम मिला है हमें करने दीजिए। फिर भी राजा ने उनसे कहा कि हाँ, ये बहुत बढ़िया काम है, लेकिन मुझे बता दीजिए कि आप लोग कर क्या रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि जी हम जंगल लगा रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं जंगल के लिए, ताकि जो राहगीर हैं उनको छायादार छाया मिल सके, फल मिल सके, इस तरीके से।
तो राजा ने उनसे पूछा लेकिन ये इसमें वृक्ष कहाँ लग रहे हैं? तो उन्होंने कर्मचारियों ने बताया कि मेरा काम गड्ढा खोदना है, दूसरे का काम उसमें पौधा डालना है, तीसरे का पानी और चौथे का मिट्टी से उसको दबाना बंद करना है। आज जो पौधा लगाने वाला व्यक्ति है वो छुट्टी पे है, आज नहीं आया है, लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं। तो देखिए, समन्वय की बात तभी हो पाएगी जब एक किसी विषय से संबंधित सभी लोग एक साथ मिलकर काम करें। जैसा अक्सर ही हम शहरों में देखते हैं कि कभी पाइपलाइन बिछती है तो सड़क तोड़ी जाती है, फिर उसके बाद सड़क फिर बनती है, तो कभी पानी की पाइप के बाद कभी बिजली के तार डालने के लिए, तो कभी किसी और काम के लिए, कभी किसी और काम के लिए सड़कों की खुदाई होती रहती है। अगर कितना ही अच्छा होता कि इन सभी जो विभाग हैं या सभी क्योंकि ये सभी काम तो कर रहे हैं नागरिकों के लिए ही, और सरकार ही इस काम को करा रही है, तो कितना ही अच्छा हो कि अगर उनके बीच में एक समन्वय हो और वो प्लान करके करें कि भाई सड़क जब बननी है उससे पहले ही वो पाइपलाइन बिछ जाए और जो सारी चीजें हैं, और उसके बाद सड़क बन जाए, ताकि सड़क बनने के बाद वो टूटे ना। तो अगर इसी तरीके से अगर कृषि मंत्रालय को और ग्रामीण विकास को, क्योंकि आप दोनों को अलग अलग करके नहीं देख सकते, कृषि और ग्रामीण विकास को आप अलग अलग करके नहीं देख सकते, तो अगर इन दो मंत्रालयों को किसी एक व्यक्ति के पास दिया जाता है, या मैं तो यही कहता हूं कि अगर उन दोनों को मर्ज भी कर दिया जाता है, तो ये एक बहुत सराहनीय पहल होगा, क्योंकि कृषि के विकास के लिए ये सारी चीजें जरूरी होंगी। अब देखिए, कृषि क्योंकि संविधान की समवर्ती सूची में है, इसमें राज्यों को अपने हिसाब से फैसले लेने की छूट होती है ना। और शिवराज सिंह जब मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश में, उन्होंने उनकी कई सारी योजनाएं, जैसे और हमारे पैनलिस्ट हैं, काफी प्रबुद्ध लोग हैं, इन्होंने बताया कि उन्होंने अपने प्रदेश को किस तरीके से कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया, अग्रणी बनाया, और जहां पूरे देश भर की जो कृषि विकास दर 3.7 के आसपास रही, तो उनका मध्य प्रदेश में कृषि विकास दर जो था वो 6.5% के आसपास था। तो और उनकी कई सारी योजनाएं, जैसे कि अभी जो किसान सम्मान निधि सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से दी जाती है, तो बराबर की धनराशि उन्होंने शिवराज सिंह ने अपने अपने कोष से, मतलब राज्य के कोष से किसानों को दिया। और इसके अलावा उनके कार्यकाल में जो न सिर्फ बम्पर उत्पादन हुए, बल्कि उनकी खरीद भी उसी तरीके से हुई। तो जो शिवराज सिंह जो हैं वो काफी अनुभव के साथ आते हैं, और जैसा अभी बताया भी कि मध्य प्रदेश को लगभग 7 बार वो पुरस्कार दिया जा चुका है इस कृषि कार्य में बेहतर प्रदर्शन के लिए, राज्य के बेहतर प्रदर्शन के लिए। तो उनका जो अनुभव है वो जरूर इसमें काम आएगा। और मेरा मानना ये है, मैं वैसे भी ये मानता हूं कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस होनी चाहिए, यानी मंत्रालय कम से कम होने चाहिए, लेकिन उसकी रीच पूरी होनी चाहिए, ताकि दो मंत्रालयों के बीच में किसी तरीके का किसी तरीके की जो मत भिन्नता नहीं हो, और सब लोग एक साथ मिलकर एक साथ काम कर सके, जिससे कि न सिर्फ पैसे की बचत हो, बल्कि प्रयास की भी बचत हो और सबका हित हो। तो मेरे हिसाब से इन दोनों जो दोनों मंत्रालय हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, शिवराज सिंह को दिया गया है, इससे बहुत फायदा होगा। आपका एक और महत्वपूर्ण प्रश्न था कि क्या मनरेगा के तहत कृषि को लाया जाना चाहिए। देखिए, ये मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये एक बहुत ऐसा पेचीदा मसला है जिसपे कि बहुत मंथन करने की जरूरत है। अगर देखिए, मनरेगा के तहत मजदूरों को, स्थानीय ग्रामीणों को उनके आसपास के इलाके में उनको 100 दिन का रोजगार देना ही है, और अगर आपको लगता है कि कृषि क्षेत्र में जरूरत है, वहां मजदूर नहीं मिल रहे हैं, तो उसमें ये कदम उठाया जा सकता है। इससे दोनों का फायदा होगा, और जो रोजगार ढूंढ रहे हैं उनका भी फायदा होगा, और जो कृषक हैं जिनके सामने मजदूरों की समस्या उत्पन्न हो रही है, तो दोनों का फायदा होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये बहुत बड़ा ऐसा मसला है जिसपे बहुत चिंतन मनन की आवश्यकता है, या बहुत लोगों के विचारों में भिन्नता होगी कि नहीं होना चाहिए या होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर मनरेगा का इस्तेमाल कृषि क्षेत्र में किया जाए, तो ये एक बढ़िया और उत्पादक प्रयास होगा।
जी, लौटेंगे सर, महत्वपूर्ण बात लौटेंगे आपके पास। निर्मल जी, आपके पास आऊंगा। आप कैसे देखते हैं कृषि व ग्रामीण विकास मंत्रालय कैसे तालमेल बैठेगा? अगर बजट के हिसाब से देखें तो वित्त और रक्षा मंत्रालय के बाद कृषि व ग्रामीण विकास मंत्रालय का अगर बजट मिक्स कर दें तो तीसरा सबसे बड़ा बजट के हिसाब से शिवराज सिंह चौहान के पास पोर्टफोलियो होगा। बाकी अंतर मंत्रालय समिति या अंतर मंत्रालय तालमेल कैसा होगा? दोनों मंत्रालयों के बीच तालमेल की चुनौतियों को कैसे देखते हैं आप? मनोज जी, जिस तरह से हमारे पहले के जो भी पैनलिस्ट हैं उन सब ने जो बात कही है, मुझे लगता है इस पूरे सवाल के जवाब में कुछ ना कुछ उन्होंने इतना सार्थक कह दिया है। मैं सिर्फ जिस्ट के तौर पर 2-3 चीजें कहना चाहता हूँ। जिस तरह से हम जानते हैं कि ये जो कृषि विभाग है, कृषि मंत्रालय जो है, पिछले 10 सालों में बहुत ज्यादा इसको महत्व दिया गया है। लेकिन अगर हम पिछले 2 कार्यकाल देखें और 2 कृषि मंत्रियों की बात करें, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर हो या अर्जुन मुंडा हो, उनके सामने सबसे बड़ी जो दिक्कतें आती हैं वो खेती के लिए किसानों की जो आय, बार बार प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि हम दोगुनी करने के लिए प्रयासरत हैं। वहीं वाणिज्य और व्यापार से जुड़े हुए जो मसले हैं, जिनको खेती किसानी से अलग करके देखा नहीं जा सकता है, उनकी जो बाधाएं हैं, यानी वाणिज्य मंत्रालय की जो दिक्कतें हैं, उनसे जूझना सबसे बड़ी चुनौती है। और आज की तारीख में शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें कृषि मंत्री बनाया गया है, उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी कि आयात और निर्यात के का जो संतुलन है, उसमें कृषि क्षेत्र की जो भागीदारी है, उसको हम कैसे इतना दुरुस्त कर दें कि किसानों को, जैसे हम महाराष्ट्र में आज देख रहे हैं कि प्याज के किसान जो है वो निर्यात पर बैन लगाए जाने से, या गेहूं को लेकर भी बार बार समय समय पर, कभी भी किसानों को इसका अंदाजा नहीं होता है कि कब उनके जिन्स पर या उनकी जो उपज है उसके निर्यात पर रोक लगा दी जाएगी, और बाजार किस तरह से उनके हितों को प्रभावित करेगा, इसका अंदाजा ना तो किसानों को होता है, और शायद कृषि मंत्रालय या कृषि मंत्री इस पर प्रभावी तौर पर कोई अपनी भूमिका निभाने में नाकाम भी साबित होते हैं। और बाजार का जो एक दबाव होता है वो किसानों के लिए सबसे बड़ी परेशानी होता है। तो इससे निपटना एक बड़ी चुनौती होगी। जहां तक मंत्रालय का जो अपना एक स्ट्रक्चर है, पिछली सरकारों में अगर हम देखें, 10 साल पहले की जब हम स्थिति देखें, तो कृषि और ग्रामीण विकास या पंचायती राज, ये सभी एक दूसरे से बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है। बहुत ही इनमें हम देखें कि आपस में जो अंतर संबंध है वो बहुत ही करीबी संबंध है। इसको अलग करने से मुझे ऐसा लगता है कि तकनीकी बाधाएं बढ़ती हैं मंत्री के तौर पर, या उस विभाग को संचालित करने वाले व्यक्ति के लिए इससे परेशानियां बढ़ती हैं, बजाय इसके कि वो अपनी जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो किसानों की समस्या हो। क्योंकि अगर हम ग्रामीण विकास और कृषि को देखें तो कृषि और किसान कल्याण नाम बदल दिया गया था मोदी सरकार में। किसानों का कल्याण कैसे हो, यानी हमारे देश में जो 75% तक जो लघु एवं सीमांत किसान हैं, उनके साथ किस तरह से न्याय किया जा सके, इसको ध्यान में रखते हुए इसे किसान कल्याण नाम दिया गया। और कृषि यानी अपने आप में एक बहुत ही विशद विषय है। खेती किसानी से जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं, जितना कुछ हम सोच सकते हैं, चाहे वो खाद बीज के इस्तेमाल से लेकर तकनीक के विकास तक, जितनी भी चीजें इसमें आती हैं वो कृषि के दायरे में है। और ग्रामीण विकास की जब हम बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी अधोसंरचनात्मक ढांचा कैसे विकसित किया जाए, उसमें नाली, खड़ंजा, सड़क, गांव का विकास, गांव भी जो है विकास की मुख्य धारा में शामिल हो, इसको ध्यान में रखते हुए ग्रामीण विकास का काम किया जाता है। और तीसरा जो पंचायती राज है, जैसे कि हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर प्राण ने भी बताया कि ये एक व्यवस्था से जुड़ा हुआ मसला है, और इसमें व्यवस्थाएं कैसे संचालित हो, सुचारू रूप से संचालित हो, इसके लिए काम किए गए हैं, इसके लिए इंतजाम किए गए हैं। और कानूनी प्रावधान कुछ इस तरह के हैं कि जिससे जटिलताएं कम होने की बजाय बढ़ती जाती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सरकार है, और खासतौर से मोदी सरकार का जो तीसरा कार्यकाल है, इसमें अगर इन कानूनी नियम की पेचीदगियों को, उनकी जो बारीकियां हैं, उनको थोड़ा सा ढील देने की कोशिश की जाएगी, तो शायद शिवराज सिंह चौहान की जो काबिलियत है उस पर किसी को शक नहीं है। ना हम में से किसी को शक है, ना हमारे से बाहर जो लोग इस पूरे विषय पर मंथन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, ना उनको कोई शक है। एमपी को जिस तरह से उन्होंने खेती किसानी के मामले में अपनी अभिनव प्रयोगों के साथ समृद्ध किया है, कृषि कर्मण अवार्ड अपने आप में एक बड़ा उदाहरण है। पंच परमेश्वर योजना जिसका जिक्र किया गया, वो अपने आप में एक लैंडमार्क स्कीम थी। इसके अलावा छोटे किसानों को किस तरह से सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, इस दिशा में भी बहुत उल्लेखनीय प्रयास किए गए। लेकिन मध्य प्रदेश की तुलना हम पूरे देश के किसानों से नहीं कर सकते हैं, इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर
अगर देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान के लिए सबसे बड़ी चुनौती जो है वो इन नियमों की बाधाओं को पार करना, वाणिज्य मंत्रालय के साथ एक नैसर्गिक संघर्ष उनका होगा, और ये संघर्ष जो है वो किसानों के हित में होगा अगर, तो मुझे लगता है कि किसानों का इसमें कल्याण होना तय है। तीसरी जो बड़ी चुनौती मुझे दिख रही है वो किसान आंदोलन जो इस समय चल रहा है, और जिसकी वजह से मौजूदा सरकार को पिछले चुनाव में एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, और ये एक बड़ी चुनौती बनी हुई है कि किस तरह से इस स्पीड ब्रेकर को पार किया जाए। ये सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से सुलझे हुए स्वभाव के व्यक्ति हैं, हम उम्मीद कर सकते हैं कि शायद अब आने वाले समय में ये जो एक बड़ी बाधा खड़ी हो गई है, बाधा या समस्या या जो भी हम कहें, इसका समाधान जो है शिवराज सिंह चौहान सभी के साथ समन्वय करके निकाल सकेंगे, ये एक हम उम्मीद जरूर कर सकते हैं। मनोज जी महत्वपूर्ण बात निर्मल जी। मैं रामपाल जाट जी के पास आऊंगा, संक्षिप्त में जवाब लूंगा, थोड़ा थोड़ा जवाब कोशिश रहेगी कि सेकंड राउंड में सबसे लिए जाए। रामपाल जाट जी, आप कैसे देखते हैं एमएसपी गारंटी कानून की मांग? किसान आंदोलन हो रहा है, तो क्या बेशक जिसके जड़ में किसानों की आय है, तो आप क्या मानते हैं जब कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय को एक चश्मे में रखकर, एक फ्रेम में रखकर देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की कोशिश है, तो क्या अब ग्रामीण विकास से ही किसानों की आय बढ़ाने का फॉर्मूला निकलेगा? एमएसपी गारंटी कानून की मांग क्या पीछे छूट जाएगी? क्या भावांतर जैसी योजना से समाधान निकालने की कोशिशें होंगी तो स्वीकार होगा? मनोज जी, कुछ जो विषय अभी सामने आए हैं उसमें से अच्छा तो मुझे ये लगा कि जो विषय का चयन किया गया आज कि दोनों मंत्रालय एक साथ, तो एक तो मैं आपको पिछला इतिहास बताना चाहूंगा छोटे में। पहले कृषि के साथ हुआ करता था खाद्य, कृषि के साथ हुआ करता था सहकारिता, अब दोनों को अलग अलग कर दिया। और ये जो ग्रामीण विकास की और खेती की बात है, देश का जो हमारा मॉडल है अभी, उसको सही करने की दिशा में अच्छा कदम ये हो सकता है, क्योंकि देश के विकास के लिए दो चीजें जरूरी है। कृषि में स्वावलंबन हो, खाद बीज कीटनाशक बाजार के भरोसे नहीं रहना पड़े किसान को, किसान स्वयं तैयार करे, इस पर सरकार जोर दे। दूसरा, गांव में स्वायत्तता, तो यदि गांव स्वायत्त होंगे, खुद की समस्या के बारे में खुद विचार करेंगे, खुद उसका समाधान ढूंढेंगे, तो ये हम जो पहले थे सोने की सीढ़ियां वहां तक पहुंच सकते हैं। हमारी गलतियां हैं जो हमने डिजाइन चुना है डेवलपमेंट का, वो हमने गलत डिजाइन चुन लिया। अब इसकी हम शुरुआत कर सकते हैं इससे, इन दोनों मंत्रालयों को साथ करके। और तीसरा यदि एक काम और कर दें, ग्रामोद्योग। खेती का अर्थ केवल खेत नहीं था, खेती में ग्रामोद्योग शामिल थे। अब हमने ग्रामोद्योग को अलग कर दिया और बड़े उद्योगों को पनपाने के लिए हमने छोटे उद्योगों को मार दिया। एक गांव में औसत 10 उद्योग थे, लेकिन वहां का जो लुहार है उसको मारकर हमने टाटा को पनपा दिया। गांव का जो मोची था उसको मारकर हमने बाटा को पनपा दिया, कुमार को मार दिया, खाती को मार दिया। तो ये जो हमारे धंधे थे, ठठेरा को मार दिया। तो हमारे गांव के धंधे थे उनको हमने खत्म किया। जो कपड़ा का हमारा धंधा था गांव में, उसको हमने खत्म किया, बड़े लोगों के हाथ में दे दिया कपड़ा बनाना। हमारे हर गांव में कपड़ा बनता था। इसलिए वो जो है ग्रामोद्योग, ये हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। और यदि ये शुरू होता है ग्राम विकास के माध्यम से और दोनों मंत्रालयों के एक साथ करने से, तो किसान की आय स्वतः बढ़ेगी, वो रोक नहीं सकता। और तीसरा, ये जो अभी विषय है ये राज्य का विषय है, समर्थी सूची में अभी नहीं है और राज्य का ही रहना चाहिए, क्योंकि विविधता इस देश में है। और इसी के साथ ये जो एक विषय आया मनरेगा, हम तो सदा से कह रहे हैं कि मनरेगा के बाद में मजदूरी में 72% खर्चा बढ़ गया भारत सरकार का अध्ययन के अनुसार। तो खेती की लागत बढ़ गई, तो लागत हम कम करने जा रहे हैं, बढ़ाने जा रहे हैं। इसलिए हमने कहा कि भाई दोनों काम करो ना, आम के आम गुठली के दाम, मजदूर को काम में दो और कृषि में मजदूर दे दो। तो मनरेगा को कृषि से जोड़ना, तो ये कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ने तो प्रस्ताव दिया था 2011-12 में, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट आज तक नहीं किया गया। और हमने तो उससे भी आगे बात कही
कि यदि आप मनरेगा की बात करते हो तो उन्होंने तो ये प्रस्ताव दिया था कि आधा पैसा किसान दे, आधा सरकार दे योजना से। हमने कहा नहीं, जितना निर्धारित है सरकार द्वारा सरकार उसको पूरा दे, उसके अतिरिक्त किसान जितना खर्चा होगा उसका 1/4 अपनी जेब से दे मजदूर को, तो इससे 3 काम हो जाएंगे। मजदूर की आय बढ़ेगी, कृषि का खर्चा घटेगा और देश का उत्पादन बढ़ेगा। इतनी बढ़िया योजना, इसको 11-12 से लेकर 12 वर्ष हो गए अब तक पेंडिंग है, इसलिए ये इसमें काम नहीं हुआ। यदि ऐसे विषयों में काम होता है तो बहुत बड़ा काम होगा। तो ये हमारा जो एक सुझाव और हो सकता है खेती के बारे में, जिन मंत्रालयों का हमारा काम है वो मंत्रालय है सहकारिता, वो मंत्रालय है खाद्य और सार्वजनिक वितरण। ऐसे विषयों का समूह बना तो नहीं एक जगह दे तो समूह बनाने से तो कृषि से जुड़े जितने भी विषय हैं उनका समूह बनाकर यदि ऐसे व्यक्ति के हाथ में उसकी बागडोर सौंप दे कि समूह का चेयरमैन तुम होगे, कृषि विभाग उसका चेयरमैन होगा, तो और भी बढ़िया काम हो जाए। यदि सरकार करना चाहे तो मना नहीं। इसलिए किसान आंदोलन ये किसानों की पीड़ाओं का प्रदर्शन है, वो शौक के लिए आंदोलन नहीं कर रहा। इसलिए उन पीड़ाओं को कम कैसे किया जाए, किसान के दर्द को समझकर उसको कम कैसे किया जाए, इसलिए मैंने आरंभ में कहा कि उसके लिए पहली बार उचित काम के लिए उचित व्यक्ति का चयन किया गया है। ये अच्छी दिशा में उठाया गया सही कदम है। यदि इस दिशा में इसको, और फिर एक मैंने बात कही उसको फिर हम वहीं आता हूं मैं, कि आप वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को आपने भारी कर दिया खेती पर, यानी सारी कमान उनके हाथ में दे दी खेती की भी। वो जब तक नहीं कहेंगे तब तक खेती की नीति तय नहीं होगी, आयात निर्यात भी वही तय करेंगे। इसलिए खेती को कैसे मारा जाए, कब मारा जाए, ये सब तो उनके हाथ में है। और उनसे बचाना खेती को इसलिए नहीं बचा पाते, हमने जो कॉर्पोरेट मॉडल अडॉप्ट कर लिया, जो मैंने कहा कि हमने डेवलपमेंट का डिजाइन जो तय कर लिया वो गलत डिजाइन तय कर लिया। उस गलत डिजाइन को सही करने की आवश्यकता है और इसके लिए ये सही व्यक्ति का चयन हुआ है। इस दिशा में यदि देखने की बड़ी बात है वो यह है कि हमारे भारत की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान को खुलकर काम करने की कितनी आजादी देते हैं। यदि फिर उन्होंने पीयूष गोयल को उनको ऊपर बिठा दिया तो पीयूष गोयल साहब ये नहीं होने देंगे, पहले भी नहीं होने दिया, अभी भी नहीं होने देंगे। इसलिए उन पे तो नकेल पीयूष गोयल पे तो वो लाते होंगे चंदा, तो चंदे का अर्थ ये नहीं कि हम सबको गिरवी रखेंगे। ये तो उन्होंने शुरू कर दिया, ठीक कर दें। तो आपका जो आज का विषय है और सब लोगों ने बहुत अच्छी बातें बोली, बहुत ढंग की बात बोली, और मैं सोच रहा था यदि आप निर्मल जी को नहीं जोड़ते तो मामला अधूरा रहता, क्योंकि मध्य प्रदेश के जितने जानकार आपके चैनल में यादव साहब है, दूसरा कोई नहीं। इसलिए उनको ध्यान है, और ये सही बात है कि ये प्रयोगवादी आदमी है शिवराज सिंह चौहान। इसलिए मुझे अच्छा लगा कि चलो 10 वर्षों के बाद 30वें कार्यकाल में यदि अच्छी शुरुआत होती है तो हम इसको भी सही मान लेंगे। 2 कार्यकालों में तो अच्छा नहीं हुआ, बातें हमारे लिए खूब हुई, आय दोगुनी करेंगे, किसान को पनपाएंगे, किसानों को हम प्राथमिकता देंगे, ये बातें खूब हुई, हुआ कुछ नहीं धरातल पे। इसलिए जब तक धरातल पर नहीं होता तो जो एमएसपी का कानून है जिसके लिए सरकार ने कमेटी बनाई, वो भी 7 महीने बाद, और 7 महीने के बाद में 1 वर्ष पहले जो उसकी उपसमूह बनाया, उस उपसमूह ने सिफारिश दी कि हमारे देश में रिजर्व प्राइस एमएसपी इसको कानून बनाया जाए, ये सिफारिश की। और इतना ही नहीं, तो जो 2000 से लेकर 2017 तक जो हमने चिंतन किया, मंथन किया भारत सरकार ने कि कृषि में कैसे हम जंप लाएं, और उसमें उन्होंने जो कानून बनाया आदर्श कृषि उपज एवं पशुपालन विपणन के संबंध में 2017 में, 2018 में सबको भेज दिया। 7 वर्ष हो गए, पेंडिंग है भाग भाई।
वही है जहां था। आयात निर्यात नीति में कृषि मूल्य एवं लागत आयोग ने अनुशंसा की हुई है कि ये अभी किसानों का अनुकूल नहीं है, ये उपभोक्ताओं का अनुकूल नहीं है, लेकिन उपभोक्ताओं के भले के नाम पर कुछ निहित स्वार्थ लोगों के हाथ में है सारा, तो उसको ठीक करो ना। तो ऐसा यदि व्यक्ति आता है सकारात्मक सोच के साथ और कृषि को महत्व देकर उसको आगे बढ़ाने की बात होती है, तो उनका तो अभिनंदन लोग करेंगे ही, लेकिन सरकार का, प्रधानमंत्री जी का भी करेंगे। और ये जो किसान आंदोलन का समाधान है वो स्वतः निकल जाएगा। हमने तो कहा शुरू में कि आशा की किरण है, इस आशा की किरण के लिए यदि हम आगे बढ़े सब मिलकर और हम कहें भाई शाबाश, बहुत अच्छी बात है, इसलिए आज आपने प्रासंगिक और सामयिक विषय पर उसकी नब्ज पर हाथ रखा और उसको आप चर्चा में लाए। मनोज जी, ये आपने, मैं सोचता हूँ अच्छा काम किया है, और ये काम आगे बढ़ जाता है तो मैं सोचता हूँ किसानों को आंदोलन करने की जरूरत नहीं। किसान कमाई छोड़कर लड़ाई नहीं करेगा, किसान पूरे मन से कमाई करेगा। और जिस दिन ये स्थिति आ जाएगी उस दिन हम तो कह रहे हैं ना दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था, और हम तो पहली अर्थव्यवस्था बढ़ेंगे, तीसरी क्यों जी हम सर, पहली कृषि के माध्यम से सिर्फ पहली अर्थव्यवस्था बढ़ाना। ये कॉर्पोरेट मॉडल और उनका पिछड़ों बनना, उस मॉडल का, यही हमारा सेटबैक है, यही हमारी कमजोरी है। इस कमजोरी को ठीक करो और गांव के निर्णय गांव में होने दो, गांव की योजनाओं को गांव बढ़ाने दो। और ये जो 29 वाले विषय हैं वो स्टेट को सौंपे है ना, कि स्टेट उनको सौंपेगी पंचायतों को। आज तक सारे प्रदेशों में वो इंस्टीट्यूट ने नहीं सौंपा है पंचायतों को, और हम तो ये कहते हैं वो चूक हो गई। जैसे आपकी पहली सूची है, दूसरी सूची है, इन सूचियों में राज्यों का अधिकार है, केंद्र का अधिकार है। ऐसे ही आपने जो 11वीं सूची लाए संशोधन से पंचायत राज के लिए 29 विषयों की, आप कहते थे ये 29 विषय इनका स्रोत संविधान ही होगा। बीच में आपने राज्यों को लाकर उसमें पानी फेर दिया, इसलिए राज्यों को बीच में से हटाओ ना और कहो संविधान ही देगा उनको अधिकार पंचायतों को। किसी पंचायतों पर जी सर, पंचायतों पर करेंगे विस्तार से बातें। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। मैं इसी विषय पर लेकर मैं फटाफट से जवाब चाहूंगा मैं अरुण त्रिपाठी सर से। सर, आप जैसा कि रामपाल जाट जी ने कहा, क्या गांधी का दर्शन साकार होने जा रहा है? क्या जो ये फॉर्मूला निकल कर आया कृषि व ग्रामीण विकास मंत्रालय को एक फ्रेम में रखकर आगे बढ़ने का, वो क्या इस फॉर्मूले से, जैसा कि रामपाल जाट जी ने कहा, तो क्या किसान अब ग्रामीण उद्यमी बनकर उभर सकते हैं? कैसे देखते हैं आप? सर आप म्यूट हैं। सर आप म्यूट हैं। सर अरुण सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। यस, तो क्या है कि मैं ये मानता हूं कि ग्रामीण अधोसंरचना से ही कृषि का विकास हो सकता है। यदि गांव में अच्छी सड़क होती है तो किसान बाड़ी में भी यदि 25 किलो 20 किलो भी सब्जी अतिरिक्त उसके यहाँ उत्पादन होता है तो जाके पास में शहर में या कस्बे में बेच के भी आ जाता है। तो ग्रामीण अधोसंरचना सुदृढ़ होगी तो उससे कृषि भी सुदृढ़ होगी। दूसरी चीज जो अभी कृषि और ये ग्रामीण विकास के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है, ऐसा मैं मानता हूं कि जो ज्यादातर हमारी फसलें हैं जो जिनकी खेती किसान कर रहे हैं, देश के ज्यादातर क्षेत्रों में इनकी जो उत्पादकता है वो अभी भी अंतरराष्ट्रीय जो उत्पादकता है विभिन्न फसलों की उससे बहुत पीछे। उत्पादन बढ़ाना है, उत्पादन बढ़ाने के लिए जो भी इनपुट या संरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, चाहे वो जल संरक्षण के लिए सिंचाई की सुविधा, खासतौर से जो माइक्रो इरिगेशन स्कीम्स है उनको बढ़ावा देना है। एक बात और जो आ रही थी कि मनरेगा के माध्यम से क्या कृषि में कार्य कराए जाने चाहिए, अविनाश जी ने कहा निश्चित रूप से अभी कुछ छत्तीसगढ़ में तो कुछ क्षेत्रों में कलेक्टर्स ने मनरेगा से ये काम भी शुरू कराया है, सैंक्शन की गई है राशि। उदाहरण के लिए मैं देखता हूँ छत्तीसगढ़ के एक आदिवासी जिला है, आदिवासी बाहुल्य जिला है, वहां पर क्या हुआ है कि मनरेगा से एक स्कीम निकली, गांवों का जो गांव में महिलाओं का एक समूह, स्वयं सहायता समूह है, उनको कटिंग, बडिंग और ग्राफ्टिंग, फलदार पौधे तैयार करने के लिए ट्रेनिंग देना है कि किस तरीके से ये काम किया जाना है, कैसे बैगिंग करना है, कैसे भरना है, कैसे ग्राफ्टिंग करना है, सारी चीजों की ट्रेनिंग देने के लिए भी मनरेगा से राशि सैंक्शन हुई और इसके बड़े सुखद परिणाम आए। 1000 से ज्यादा पौधे नाशपाती के महिलाओं ने छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में तैयार किए। तो ये एक बहुत ही अच्छा उपाय हो सकता है, अच्छी तकनीक हो सकती है।
दूसरी बात, जो ग्रामीण स्तर पर प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन एवं विपणन की सुविधा है, ये भी ग्राम विकास के माध्यम से ये इसको भी गति मिलेगी, क्योंकि यही एक ऐसा कंपोनेंट है खेती में, उत्पादन और उत्पादन के बाद जो उसका प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन होकर के जो ग्राहक तक पहुंचता है कोई मटेरियल, कोई जो उत्पाद है, तो हम देखते हैं कि उसके मूल्य में कई गुना बढ़ोतरी हो जाती है। और जो खेत में नागर जागर चलाता है, पसीना बहाता है, जो मूलतः किसान है, जो उत्पादक है, उसका जो शेयर होता है उस प्रॉफिट में बहुत कम होता है। तो इन चीजों को भी ग्रामीण विकास के माध्यम से गति मिलेगी, और एक ही व्यक्ति के पास मंत्रालय होने से जो किसान की पीड़ा समझेगा वो ग्राम विकास में भी मदद करेगा। और जैसा जाट साहब बता रहे थे कि ये बहुत ही समन्वय जो होगा, क्योंकि एक ही व्यक्ति है जो निर्णय करने वाला है दोनों का, तो समस्याएं नहीं होंगी और टॉप लेवल में भी बड़े अच्छे निर्णय होंगे, और इससे गति मिलेगी कृषि विकास में भी। गांव में रोजगार का सृजन करना, जिससे गांवों में, छत्तीसगढ़ में तो मैं देखता हूँ पलायन अभी भी हो रहा है, तो ये पलायन रुके, गांव में ही लोगों को रोजगार में, कृषि आधारित जितने भी उद्यम है, एक क्षेत्र में यहाँ पर लीची की बड़ी अच्छी खेती हो रही है, लीची में शहद का उत्पादन किसान भाई कुछ छोटे स्तर पर शुरू भी हुआ है, इसको बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने की जरूरत है। लीची के शहद की इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत अच्छी मांग है, तो इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। किसानों को जो उद्यमी बनाने की बात अभी आई, कितना सुंदर तरीका है। अभी मैंने देखा है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में, तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि अलसी की खेती किसानों ने की। कुछ व्यापारी लोग आ गए हैं, वो ये कहते हैं कि अलसी का जो बीज का उत्पादन होगा, उसके साथ साथ खेत में ही वो सौदा करने आ गए कटाई होने के पहले फसल की, कि हमको साहब डंठल दे दीजिए। डंठल किस लिए ले जाना चाह रहे हैं? अलसी के डंठल से जो लिनेन क्लॉथ बनता है, जिसकी बड़ी अच्छी बाजार में मांग होती है, तो लिनेन कपड़ा बनाएंगे। हमें आवश्यकता इस बात की है कि गांव में ही कपड़ा बनाने की तकनीक भी किसानों को सिखाई जाए, किस तरीके से लिनसीड के फाइबर्स बनेंगे, किस तरीके से कपड़े बनेंगे, और उसको एंड यूजर तक, वहीं छोटी छोटी फैक्ट्री लगे, मशीनें लगे, जिससे किसान को फायदा हो। इसके अतिरिक्त जो सेंटेड राइस है, मधुमक्खी पालन है, मशरूम उत्पादन है, महुआ एक और बड़ा अच्छा कंपोनेंट है, जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एक है। भारत का बड़ा हिस्सा अभी भी जंगल है, और महुआ जो एक कल्प वृक्ष के रूप में है, महुआ तो हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो जनजातीय क्षेत्र हैं, यहाँ तो महुआ बहुतायत में है, लेकिन अभी भी महुआ से वो आमदनी नहीं हो रही है जो आमदनी होनी चाहिए। इस साल महुआ का निर्यात हुआ है छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल से, और महुआ की क्वालिटी कैसे अच्छी हो उसके लिए छोटे से प्रयास किए गए। यहाँ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के जो कृषि विज्ञान केंद्र वहां काम कर रहे हैं, उनने इसके लिए प्रयास किया कि उनको एक नेट सेफ कलेक्शन के लिए, महुआ के लिए छोटी छोटी नेट्स उपलब्ध करा दी गई। वो महिलाएं वहां की महुआ के पेड़ के नीचे अर्ली मॉर्निंग से ही, सवेरे 3 बजे 4 बजे से नेट लगा देती हैं। जितने महुआ के फूल गिरते हैं उसी नेट में गिरते हैं, वो मिट्टी धूल में नहीं गिरते। बाद में उसको कलेक्ट करके उसकी मार्केटिंग की जाती है, तो जाहिर है कि उसकी क्वालिटी अच्छी होती है और वो इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच रहा है। इसके अतिरिक्त एक एमएसपी का मुद्दा भी हमारे जो जाट साहब, आदरणीय जाट साहब बता रहे थे, निश्चित रूप से ये भी शासन की जिम्मेदारी है कि किसानों को अच्छी आय मिले। कई बार ऐसी स्थिति बनती है, लेकिन ये समन्वित प्रयास की आवश्यकता है। इसके लिए उन चीजों का किसान भाई उत्पादन करें जिनका मार्केट हो। कई बार ऐसा हम देखते हैं सब्जियों के मामले में, खास तौर से छत्तीसगढ़ का एक हिस्सा उत्तरी भारत में, उसको रेड डेजर्ट बोलते हैं, लाल रेगिस्तान, टमाटर के उत्पादन के लिए वो मशहूर है। पत्थलगांव एरिया आपने भी सुना होगा, उस एरिया में अभी भी 100 रुपए टोकनी का मतलब उसमें 15 किलो तक 20 किलो तक टमाटर आते हैं। इस रेट में वहां से बिकता है, बाहर व्यापारी लोग लेके जाते हैं। इस पर काम करने की जरूरत है, इसकी चाहे प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यदि कुछ लगाने के लिए प्रयास हुआ तो लोग कह रहे हैं उस टमाटर में वो क्वालिटी नहीं है, तो यदि टमाटर की ये वैरायटी वहां होती है तो उस क्वालिटी की जिसकी प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में जरूरत है, उस क्वालिटी के टमाटर के प्रोडक्शन के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे वहीं उनको रोजगार मिले, किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी। जी, महत्वपूर्ण कि ग्रामीण उद्यमी, किसान के ग्रामीण उद्यमी बनने के रास्ते खुलेंगे। मैं डॉक्टर सियाज प्राण सर के पास आऊंगा। सर, जल्दी से जवाब चाहूंगा, क्या इस तरीके से विकास का पैमाना शहरीकरण होता है, बनकर उभरा है, एक स्टैंडर्ड बन गया है कि शहरीकरण माने विकास, तो क्या कृषि और ग्रामीण विकास एक साथ आते हैं? तो कृषि जिसका बेस होगा और ग्रामीण विकास का मॉडल, आप कैसे देखते हैं? तो क्या ग्रामीण विकास का एक नया मॉडल बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है?
उसको देखिए, शहरीकरण और ग्रामीण में बहुत एक बेसिक अंतर है। गांव को गांव के रूप में ही विकसित करने की आवश्यकता है। जब कहते हैं गांव के रूप में, तो उसकी गांव की जो, देखिए ये अलग अलग जितने आप शहर देखते हैं ना, ये सारे शहर बाजार हैं। शहर बने ही बाजार के साथ शहर बने। गांव के आसपास कभी एक छोटा सा बाजार बनता है, वही धीरे धीरे टाउन बन जाता है, टाउन के बाद नगर बन जाता है, फिर एक बड़ा शहर। जितने भी शहर हैं, या तो राजा की राजधानियां थी या बाजार थे, तो वहां की कल्चर ही अलग होती है। गांव की कल्चर में परिवार और पड़ोस का कल्चर होता है, जो रिश्तों पर आधारित होता है और परस्पर सहयोग का भाव होता है गांव संस्कृति में। शहरी संस्कृति में तो बिल्कुल पड़ोसीपन होता ही नहीं। परिवार भी किस रूप में चला जा रहा, और वो तो उसको जोड़िए मत। शहरीकरण जब कहते हैं तो शहरीकरण के सिर्फ एक पक्ष को पकड़ते हैं हम, और वो पक्ष पकड़ते हैं कि सुविधाएं, निश्चित रूप से, जैसे अभी जाट साहब भी कह रहे, और लोग भी कह रहे थे, सुविधाएं होनी चाहिए। वो सुविधाएं कृषि के या वहां की आर्थिक और जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो सुविधाएं हैं, सड़क है, बिजली है, दूसरी सुविधाएं हैं, वो गांव तक होनी चाहिए। स्कूल होना, शिक्षा और स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन उसकी जो मूल संस्कृति है, मूल स्वभाव है गांव का, उसको बदलने की आवश्यकता नहीं है, उसको प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। जो सामुदायिकता है गांव की, परस्पर रिश्ते हैं गांव के, परिवार और पड़ोस की जो संस्कृति है, उसको बचाने की जरूरत है। और ये तभी संभव है। अभी आपने एक सवाल पूछा भी था, ग्राम स्वराज्य शब्द का आपने प्रयोग किया था मनोज जी। ग्राम स्वराज्य का जो बुनियादी जो सिद्धांत है, उस बुनियादी सिद्धांत में स्वदेशी का भाव कहा जाता है, और वो सारे हैं, उसके 12 बुनियादी सिद्धांत हैं, उस पर मैं नहीं जाऊंगा ग्राम स्वराज्य के। और पंचायत उस 12 में एक है जो उस पूरी व्यवस्था को संचालित करेगा। आप देखिए, विकास में स्थानीयता का बहुत महत्व होता है, इसीलिए स्वदेशी आंदोलन चला पूरे देश में, और आज भी उस आंदोलन को उतना ही महत्व है सैद्धांतिक तरीके से। जब हम स्थानीयता की बात करते हैं, तभी जाकर के निश्चित रूप से, इसलिए स्थानीयता महत्वपूर्ण होती है कि लोगों की भागीदारी हो पाती है उसमें। और आज मान लिया गया है सारी दुनिया के परिदृश्य में कि वही डेवलपमेंट बेहतर होगा। जो अभी कह रहे थे ना, विकास का मॉडल गड़बड़ा गया है, तो विकास का सही मॉडल का है जहां लोगों की भागीदारी होगी। भागीदारी का, सहभागिता का क्या मतलब होता है? सहभागिता सिर्फ कार्य के स्तर पर नहीं, एक्शन के लेवल पे नहीं, सहभागिता चिंतन के स्तर पर भी हो, विचार के स्तर पर हो, जहां समस्याओं को ठीक से समझा जाए, समस्याओं को विश्लेषित किया जाए, जरूरतों को ठीक से पहचाना जाए, और उसके लिए उसी तरह के समाधान, जो बेहतर समय, एप्रोप्रिएट समाधान हो, उनको तय किया जाए और उसी हिसाब से प्लानिंग की जाए। यहाँ पर भी स्थानीयता की, अर्थात लोगों के भागीदारी की आवश्यकता है। निर्णय में लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, फिर डिसीजन में, डिस्कशन में, डिसीजन में और एक्शन में, तीनों में भागीदारी। इसी को गुड गवर्नेंस भी कहते हैं। गुड गवर्नेंस के 3 मेजर पार्ट हैं। पहला है कि पारदर्शिता, दूसरा है सहभागिता से, और तीसरा है जवाबदेही। यहीं से गुड गवर्नेंस बन जाता है। और ये तीनों चीजें अगर कहीं पर हो सकती हैं, तो गांधी के ग्राम स्वराज्य में ही ये तीनों चीजों की व्यवस्था। स्वराज्य में, गांधी के ग्राम स्वराज में स्वराज्य तो था ही, उससे बड़ा स्वावलंबन था। और ये स्वावलंबन तभी संभव था जब हर चीजों में लोगों को सहभागी बनाया जाए, लोगों के सहयोग जोड़े जाएं और पारदर्शिता रखी जाए, और उसके साथ स्थानीयता को महत्व दिया जाए। जैसे अभी बातें हो रही थी ना, कि जाट साहब कह रहे थे कि हम कैसे अपनी सारी आवश्यकताएं आपस में ही मिलकर के तय करते थे। और निश्चित रूप से ये माना जाए, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि पंचायती राज एक दृष्टि देता है, सही अर्थों में वो एक व्यवस्था देता है। जितने अभी बातें हो रही थी, चाहे वो ग्राम उद्योग की हो, चाहे प्रसंस्करण की हो, चाहे ग्रामीण सड़क और उसकी हो, ग्रामीण विद्युतीकरण हो, गरीबी उन्मूलन हो, ये सारे विषय पंचायती राज के पास है। जो 29 सब्जेक्ट है, ये सब उसमें बाकायदा आप एक तरह से, जो आप कह रहे थे ना, किसी ने कहा एक समूह बनना चाहिए, सारे विषयों के जो गांव के विकास से जुड़ा है, उसका एक समूह ही वो 29 सब्जेक्ट है। और निश्चित अर्थात दूसरा ये है कि ग्रामीण विकास और कृषि मंत्रालय, ये
एक्शन, मतलब इनके पास प्रोग्राम है, स्कीमें हैं। पंचायती राज के पास प्रोग्राम नहीं होता। पंचायती राज मंत्रालय जो भारत सरकार का है, उसकी बेसिक जिम्मेदारी है कि लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए, लोगों को उस गवर्नेंस के अधिकार के साथ, निर्णय के अधिकार के साथ जोड़े। इसके लिए राज्यों को एडवाइजरी जारी करे, उन्हें मार्गदर्शन दे, उन्हें एक तरह से प्रेशर क्रिएट करे कि वो दिशा में ले जाए। तो पंचायती राज मंत्रालय का की भी ताकत या उसका भी एक तरह से उसके भी एक्शन पार्ट अगर इस मंत्रालय के साथ जुड़ते हैं तो बहुत ज्यादा उसके साथ बेहतरी बन सकती है। मेरा सिर्फ ये सुझाव है। जी जी, बस सर, महत्वपूर्ण बात। अविनाश जी, आपके पास आऊंगा, फटाफट से जवाब चाहूंगा। क्या, जैसा कि बात ग्राम स्वराज की हो रही है, ग्रामीण उद्योग की हो रही है, तो क्या डेवलपमेंट का पैमाना बदल रहा है? जिस तरीके से बात आई, हम लगातार देखते हैं कि अब विश्व अर्थव्यवस्था में मजबूत होना है तो हमको कहीं ना कहीं उत्पादन करना होगा, जैसे बोलता है कि मास उत्पादन करना होगा और कम कीमत पर करना होगा। तो ग्रामीण कुटीर उद्योग की जब बात होती है, ग्राम स्वराज की बात हुई है, कृषि से ग्रामीण उद्योग की बात होती है, तो आप कैसे देख रहे हैं इसको? जी मनोज जी, जैसा कि हम सभी लोग बात कर रहे हैं कृषि उद्योग की, है ना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम आजादी के बाद से ही कृषि को बढ़ावा देने की बात तो हम हमेशा करते रहे, लेकिन कृषि को उद्योग से नहीं जोड़ा जा सका है, अब तक नहीं जोड़ा जा सका है। और मैं माफी चाहूंगा ये कहते हुए कि जो 3 बिल पिछले कार्यकाल में आए थे, कृषि कानून आए थे, वो किसानों को कहीं ना कहीं उद्योग से जोड़ने में बहुत ही मददगार साबित होते, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत मददगार साबित होते। मेरे से कई लोग मेरे से अलग राय रख सकते हैं, लेकिन बतौर सार्वजनिक नीतियों का छात्र आप मुझे मान लीजिए, मैंने उनका गहन अध्ययन किया और मेरे हिसाब से कृषि को आज उद्योग से जोड़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है और तभी किसान अपनी इन समस्याओं से बाहर निकल पाएगा। आज जो समस्याओं के मकर जाल में किसान घिरा पड़ा हुआ है, उससे निकलने का एक ही तरीका है कि कृषि को उद्योग से जोड़ा जाए, ना कि सिर्फ एमएसपी पे उनको निर्भर रहने दिया जाए। एमएसपी देखिए, एमएसपी निर्धारण करने के जो मापक होते हैं, उसमें सबसे बड़ा मापक, जो सबसे बड़ा प्रभावकारी जो चीज होती है वो राजनीति होती है। राजनीतिक कारणों से एमएसपी घटाई या बढ़ाई जाती है, लेकिन मार्केट हमेशा मांग के अनुरूप काम करता है और मार्केट हमेशा आपको अत्यधिक उत्पादन करने, और जैसा कि प्राण सर कह भी रहे थे कि आपको, जैसे आप जिस भी चीज का उत्पादन कर रहे हैं, और क्योंकि अब खुला व्यापार है, वैश्विक व्यापार है, हम दूसरे देशों से सामान मंगाते हैं और अपना सामान बाहर बेचते हैं। प्याज का भी जिक्र आया था कि महाराष्ट्र से प्याज पे अक्सर जब कीमतें बढ़ने लगती हैं तो सरकार उनके निर्यात पर रोक लगा देती है। तो जब तक आप किसी चीज की कीमत आप कम से कम प्रतिस्पर्धी नहीं रखेंगे, तो आप ना मार्केट में आप कुछ बेच सकेंगे और ना खरीद सकेंगे। आप राजनीतिक कारणों से सरकार पे आप चाहे जितना भी प्रेशर बना लें और कहें कि आप कीमत बढ़ा के आप खरीदिए, मार्केट खरीदे या ना खरीदे, हम उस पर डिपेंड नहीं रहना चाहते, तो ये कहीं से भी किसान को मजबूत नहीं करेगा। तो किसान को अगर कृषि को उद्योग से जोड़ना है तो हमें कहीं ना कहीं बाजार को इसमें लाना। सरकार ये काम कर सकती है कि वो ये देखे कि बाजार, अक्सर बाजार के साथ क्या होता है, एक उत्पीड़न जैसी चीज जुड़ जाती है कि वो कमजोरों का फायदा उठाता है, नाजायज फायदा भी उठाने की बात की जाती है। तो सरकार का ये काम होना चाहिए कि वो उन पे ध्यान रखे कि उनका उत्पीड़न ना हो सके, उनका शोषण ना हो सके, बाकी दोनों लोग कम्पीट करें। मैं ये भी नहीं कहता कि सरकारी मंडियां बंद हो जाएं, सरकारी मंडियां भी रहे और व्यापारी उद्योगपति इसमें रुचि रखें और इसमें निवेश करें और इसमें योगदान दें। हम सभी मिलकर जब काम करेंगे तभी कृषि क्षेत्र का भी फायदा होगा, ना कि सिर्फ उनके ऋण को माफ करने से या फिर उन्हें एमएसपी की गारंटी देकर। जी, महत्वपूर्ण बात। निर्मल जी, रामपाल जाट सर आपकी तारीफ कर ही चुके हैं। आप समाधान, इस पूरी चर्चा का समापन भी आप ही को करना है। जी, अनम्यूट कर लीजिए। मनोज जी, सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस पूरी चर्चा में मुझे लगता है 1 घंटे का हमारा जो ये विमर्श हुआ है, मैं सरकार को
अपने माध्यम से, आपके माध्यम से दो बातें कहना चाहता हूं। एक तो CS प्राण साहब और रामपाल जाट साहब जैसे जो अरुण त्रिपाठी जी हैं, अविनाश जी हैं, इनका एक लंबा अनुभव है, और खासतौर से रामपाल जाट जी जैसे जो, मैं तो इन्हें किसानों का मनीषी कहता हूं, महात्मा कहता हूं, और इनको सरकारों को कम से कम कृषि मंत्रालय में, चाहे वो CS प्राण साहब का जिस तरह से जो अध्ययन है पंचायती राज को लेकर, वो बहुत ही शानदार है। और मैं जब उनको सुनता हूं तो मुझे लगता है कि ये बोलते ही रहे और हम सुनते जाएं, सीखते जाएं। सरकारों को इनकी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए इनको अपने साथ जोड़ना होगा। एक दूसरा, एक बात हमें बहुत गंभीरता से सोचते हुए ध्यान में रखनी होगी कि संसार की सभी शहरी सभ्यताएं नष्ट हो गई, अगर कुछ बचा तो ग्राम व्यवस्थाएं बची, गांव की व्यवस्थाएं बची हुई हैं, और यही अंत तक बची रहेंगी। हम किसी भी तरह से, किसी भी कालखंड का इतिहास उठा के देख लें, गांव को अगर हम आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं, हम ग्राम स्वराज की बात कर रहे हैं, गांव को विकसित करने की जब हम बात कर रहे हैं, तो अधोसंरचनात्मक ढांचा यहां आकर गाड़ी रुक जाती है। वो उसके पीछे की जो वजह है वो यही है कि गांव में सड़क डालने का जब काम किसी को दिया जाता है तो किसी शहर की एजेंसी को मिलता है, उसमें गांव के लोगों की कोई भूमिका नहीं होती है। और तब जब वो शहर से जोड़ना चलती है, उससे गांव का टैलेंट शहर की तरफ चला जाता है। गांव का अपना जो टैलेंट है, उसका जो हुनर है, वो गांव में टिकता नहीं है। तो शहर जो है वो गांव की प्रतिभा को, उसके हुनर को ले जाने का काम कर रहे हैं सड़कों के माध्यम से। ऐसे आधारभूत ढांचे की जरूरत ना तो गांधी के सपनों के ग्राम स्वराज को थी और ना ही आज हमको है। हमें गांव को विकसित करने में गांव के लोगों की, उस पर्टिकुलर गांव के लोगों की उसमें कितनी भागीदारी है, इसको सुनिश्चित करना पड़ेगा। और चाहे वो बिजली हो, पानी हो, सड़कें हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो और न्याय हो, गांव की 3 मूलभूत जरूरतें होती हैं। वो सड़क, बिजली और पानी से ऊपर जाकर हमें उसे देखना पड़ेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय। अगर हमने ये 3 चीजें दे दी तो सरकार के किसी भी कंपोनेंट की, किसी भी मंत्रालय की गांव को कोई जरूरत नहीं है। हमारे किसान 1000 साल से आत्मनिर्भर थे, आज भी हैं, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण कोरोना का कालखंड है, जिसमें बिना किसी आह्वान के हमारे देश के किसानों ने अर्थव्यवस्था को ढहने से बचा लिया, तब जबकि पूरी दुनिया के विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाएं ढह रही थी और उनको कोई बचाने वाला नहीं था। तब हमारे देश के किसानों ने बिना किसी आह्वान के ये काम किया और करके दिखा दिया। ग्रीन रेवोल्यूशन की चीजें हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन कोरोना में हमने ये खुद होते हुए देखा है। इसलिए किसानों पर भरोसा करें। आज जो कृषि मंत्री बने हैं, मुझे लगता है वो गांव से आते हैं। मैं अभी उनके गांव को घूम कर आया, और किस तरह से ग्राम स्वराज के लिए वहां पर काम हुआ है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। सीहोर जिले का जैत गांव। दूसरी जो मैं बात कह रहा हूं, जिस तरह से मैंने ग्राम स्वराज का उदाहरण दिया, हम सभी को जाकर महाराष्ट्र में हेवरे बाजार या पोपटराव पवार का जो गांव है हेवरे बाजार, उसको देखना होगा। वहां ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट होती हुई दिख रही हैं। गांव की सड़क गांव के लोग डालते हैं, गांव में जो भी स्कूल की काम होते हैं वो गांव के लोग करते हैं, वन वृक्षारोपण से लेकर सभी काम गांव के लोग करते हैं। गांव के लोगों को ना मनरेगा की जरूरत है, वे अपने गांव को एक यूनिट के तौर पर मानकर काम करते हैं और अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। तो सिर्फ पैसे का वितरण, पैसे का खेल, यहाँ तक पॉलिसीज ना रहे। अगर ये नहीं होगा, गांव के लोगों का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अगर योजनाओं में होगा, तो निश्चित रूप से ये सारी चीजें संभव हो सकेंगी। अन्यथा हमने पहले मंत्रालयों को अलग करने की बात कही कि ये बहुत बड़ा मंत्रालय है, कृषि मंत्रालय था, तब हमने सहकारिता को अलग कर दिया, ग्रामीण विकास को अलग कर दिया, पंचायती राज को अलग कर दिया। आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि इन सबको कैसे एक किया जाए। यानी ये बात वही हुई जो अविनाश जी ने कहानी सुनाई कि एक आदमी गड्ढा खोदता है, दूसरा पानी डालता है और तीसरा उसको बंद कर देता है। हम लोग 75 सालों से यही काम कर रहे हैं। कम से कम गांव के लोगों की जरूरत गांव के लोग पूरा करें, इस बात पर अगर हम ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से ग्राम स्वराज अपने आप आ जाएगा। और इसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, ना मंत्रालयों को घटाने बढ़ाने की जरूरत है। गांव के लोगों को आत्मनिर्भर करने के लिए उनकी जिम्मेदारी तय कर दीजिए, गांव अपने आप अपनी गाड़ी को खुद चला लेगा। मनोज जी। जी निर्मल जी, आपने बहुत सुंदर समीक्षा की है, पूरे कार्यक्रम का समापन किया है। मैं भी कुछ बातें कहना चाहता था, लेकिन तमाम दिग्गजों के बीच मेरी बातें बहुत छोटी सी हो जाएंगी, इसी उम्मीद के साथ कि कुछ बहुत बेहतर होगा। गांव फिर से उभरेंगे और गांव के दम पर ही भारत विश्व की अर्थव्यवस्था में अपना परचम फहराएगा। इसी उम्मीद के साथ इस कार्यक्रम का समापन करना चाहूंगा। कार्यक्रम में जुड़ने के लिए अविनाश जी, निर्मल जी, रामपाल जाट जी, CS प्राण जी और अरुण त्रिपाठी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही इजाजत दीजिए, आप सबसे फिर मुलाकात।